क्वेश्चन पेपर डिस्कशन 71 में आपका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। हम इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि डिफरेंट काइंड के हैं, जिनमें कुछ अच्छे कंसेप्ट यूज हुए हैं, उसकी बात करेंगे। सारे क्वेश्चंस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर इजी एंड यू कैन अंडरस्टैंड इट इजीली। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो मुझे बहुत पसंद आया वो ये क्वेश्चन था, a particle moves in xy plane, the position vector of a particle at any time t is equal to r vector आपको दे रखा है 2t I कैप प्लस 2t स्क्वायर j कैप। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या पूछी है वो देखिए, द रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा टाइम t इज इक्वल टू सेकेंड। अब आप लोग क्या करोगे, इतना पढ़ गए फटाफट ओमेगा निकालना है। नो, where theta is the angle which it velocity vector makes with positive axis, यानी कि velocity vector का थीटा कैसे चेंज हो रहा है इसकी बात है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों यहाँ पे समझना। सबसे पहले velocity vector निकाल दे, दैट इज dr by dt एंड इट इज 2, डिफरेंशिएशन तो इजी है, 4t j कैप वेलोसिटी वेक्टर v वेक्टर इज इक्वल टू 2 i कैप प्लस 4t j कैप। अगर मैं एंगल निकालूं कितना एक्स एक्सिस से ये वेक्टर बना रहा होगा, तो ये हो जाएगा आपका टेन थीटा इज इक्वल टू 4t डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 2t। एंड डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t आई गेट सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू 2 एंड डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू 2 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा एंड दिस इज 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा and 2 upon what is tan theta 2t, that is 1 plus 2t square, that is 4t square, and t is equal to 2 पर 2 divided by 1 plus 4 into 4 and it is equal to 2 upon 17 radian per second and it's a good problem and option is correct. That is another good problem। और बच्चों इसका एनटीए में जो सोल्यूशन दिया बहुत लार्ज दिया है, मैंने काफ़ी इसका इंट्यूटिव सोल्यूशन निकाला है आप लोगों के लिए। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। कह रहे हैं कि एक मेटल का स्फेयर है, दिस इज द मेटलिक स्फेयर, और मैंने बेटा इसकी रेडियस ए मान लिया। अब कह रहा है कि इस पे चार्ज क्यू, एज की वैल्यू आपको 20 सेंटीमीटर दी है और जो चार्ज है इसका वो है Q, और Q की वैल्यू है 8 माइक्रोकूलम। 8 माइक्रोकूलम चार्ज है। अब देखिए कह रहा है कि एक इमेजिनरी सरफेस जो यहां से यहां तक के बीच के, इनसाइड तो एनर्जी जीरो होगी क्योंकि चार्ज सारा बाहर सरफेस पे होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो होती है। तो ये कह रहा, मैंने कह दिया बेटा ये इसे सरफेस बाउंड्री 2, इससे कह दिया 1 और ये रेडियस कह दी b। ये कह रहा है कि बाउंड्री 1 एंड 2 के बीच में टोटल जितनी एनर्जी है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और आपके 2 से लेके इंफिनिटी तक ये दोनों इक्वल हो, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस क्वेश्चन। व्हाट इज द रेडियस ऑफ इमेजिनरी कंसेंट्रिक स्फीयर दैट डिवाइड्स, यानी कि ये b फाइंड करना है, दैट डिवाइड्स electrostatic field of a metal sphere of a radius 20 centimeter and the charge 8 microcoulomb into region of identical energy. So it's a very good question बेटा। अगर बात करो पोटेंशियल एनर्जी की तो वो होती है 1/2 क्यू स्क्वायर बाई सी। तो देखिए चार्ज तो दोनों केसेस के लिए, यानी कि 2 से इंफिनिटी तक की कैपेसिटेंस और 1 से 2 तक की अगर कैपेसिटेंस सेम हो जाएंगे, चार्ज तो क्यों ही है, तो उस केस में आपकी इस रेडियस b को निकाला जा सकता है। तो मैं अगर कहता हूं कि 1 से लेके 2 तक c1 है कैपेसिटेंस और 2 से लेके इंफिनिटी तक जो कैपेसिटेंस एग्जिस्ट कर रही है मीडियम में, वो हो गई आपकी c2। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c1? c1 आपको पता होगा फॉर्मूला a b b माइनस a k, that is the c1 and what is c2? that is b upon k, simple। एंड C1 C2 मस्ट बी इक्वल, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इक्वल है, चार्ज तो इक्वल है ही, 1/2 तो कैंसिल हो जाएगा। तो C1 और C2 को इक्वल कर दीजिए, देखिए आपको सोल्यूशन मिलेगा ए बी बी माइनस ए के इज इक्वल टू बी बाई के से के कैंसिल,
b से b कैंसिल, a इज इक्वल टू b माइनस ए एंड 2a इज इक्वल टू b। हमें ये b ही फाइंड करना है। then b is equal to 2 into 20, that is 40 centimeter, and it is the right answer. It's a quite interesting problem. Another nice problem, ये कह रहे हैं कि अगर a particle starts from origin से चलता है, इसके ऊपर जो एक्सेलरेशन लग रहा है ये y डायरेक्शन में लग रहा है, इसकी वैल्यू है अल्फा। अब ये कह रहा है कि अगर ट्रेजेक्टरी जो फॉलो कर रहा है y इज इक्वल टू बीटा एक्स स्क्वायर, इसकी वेलोसिटी का कंपोनेंट निकालिए x डायरेक्शन में। डिफरेंशिएट कर दीजिए dy ओवर dt इज इक्वल टू बीटा 2x dx dt, दैट इज वेलोसिटी कंपोनेंट y, इट इज 2x बीटा वेलोसिटी कंपोनेंट x, दैट इज द रिलेशन। अब देखिए ये यहाँ पर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, मान लीजिए किसी इंस्टेंट पे y कोऑर्डिनेट हो चुका है ओरिजिन से, तो इस समय जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, रेस्ट से चला था, डिस्प्लेसमेंट 2 इंटू डिस्प्लेसमेंट दैट इज y इंटू एक्सेलरेशन अल्फा। सो दिस इज वी वाई। सो वी वाई की वैल्यू हम यहाँ सब्सटीट्यूट कर दे तो 2 अल्फा y इज इक्वल टू 2x बीटा vx, दिस इज द वेलोसिटी। एंड अगर मैं y की वैल्यू बच्चों यहाँ सब्सटीट्यूट कर दूँ तो आपका हो जाएगा 2 अल्फा बीटा और x बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 2x बीटा vx, x से x कैंसिल और vx इज इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 अल्फा बीटा बाई 2 बीटा, एंड दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा बाई 2 बीटा, एंड ऑप्शन डी इज करेक्ट। That is another very nice problem by NTA. देखिए ये कह रहा है कि ना आप लोग प्रॉब्लम तो पढ़ ही चुके होगे, अगर नहीं पढ़ा है तो पॉज करके पढ़ लीजिए इसे। ये कह रहा है कि एक ड्रॉर है, इसमें दो हैंडल लगे हैं, दिस इज वन हैंडल, दिस इज टू हैंडल, ये सिमेट्रिक है, तो यानी कि ये डिस्टेंस अगर मैं x कहूँ तो ये डिस्टेंस भी x ही होगी, इनके बीच की डिस्टेंस L बोली है, द डेप्थ ऑफ दिस ड्रॉर A बोली है। अब कह रहे कि अगर एक पे फोर्स लगाएं तो कितना फोर्स फॉर विच ड्रॉर हैंडल फेस द रन, ठीक है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर विच ड्रॉर कैन बी पुल्ड बाय अप्लाइंग हैंडल परपेंडिकुलर टू, मतलब कितना फ्रिक्शन मैक्सिमम हो सकता है कि ये एक सिंगल हैंडल पे फोर्स लगा के खोल लें। तो जब इस फोर्स को लगाओगे देखो ड्रॉर जो है बच्चों, जस्ट वन सेकेंड, ड्रॉर जो है क्लॉकवाइज रोटेट करने लगेगी और जो इसकी साइड वॉल होगी जैसे क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश करेगी, वहां से एक इसके एज पॉइंट पर यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन आएगी लाइक दिस नॉर्मल रिएक्शन, और फ्रिक्शन ऐसे आ जाएगा म्यू है। सिमिलरली एक नॉर्मल रिएक्शन जैसे ये इधर की तरफ आ रही होगी, एक नॉर्मल रिएक्शन यहाँ आएगी और फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में आ जाएगा। अब क्या करें, अगर मैं ट्रांसलेटरी मोशन की बात करूं तो F अप्लाइड इज इक्वल टू क्या होगा, इन दिस केस 2 म्यू एन। अगर मैं इस वाले पॉइंट P पर टॉर्क की इक्वेशन लिखूं तो F का टॉर्क तो एंटी क्लॉकवाइज होगा तो Fx प्लस ये जो नॉर्मल रिएक्शन है इसका टॉर्क 0, इस फ्रिक्शन का टॉर्क एग्जिस्ट करेगा और वो कैसा होगा, क्लॉकवाइज होगा, तो इसको मैं क्लॉकवाइज को दूसरी साइड लिख दे रहा हूं, तो क्लॉकवाइज टॉर्क कितना होगा म्यू एन, और डिस्टेंस कितनी है इस पॉइंट से, दैट इज 2x प्लस एल। अब मैं इस फ्रिक्शन का देखूं तो इस वाले फ्रिक्शन का टॉर्क 0 होगा, पर इस नॉर्मल रिएक्शन का टॉर्क होगा, ये डिस्टेंस कितनी गिवन है n, सॉरी a, तो n इंटू ए, एंड fx, f की वैल्यू है 2 म्यू एन एक्स प्लस एन ए, 2 म्यू एन एक्स प्लस म्यू एन एल, ये तो कैंसिल हो गया, नॉर्मल रिएक्शन यहाँ से कैंसिल हो जाएगी, एंड म्यू इज इक्वल टू आ जाएगा आपका a बाई एन। सो दिस इज द आंसर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। सो दिस इज अ वेरी नाइस प्रॉब्लम, काफी इमेजिनेशन करना था इसमें, इमेजिन करना था, तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ ये शेयर करिए, और अगर डाउट कहीं रहता है तो कमेंट में बताइएगा मुझे। वेरी गुड प्रॉब्लम।
क्या पूछा है? एन आइडियल पेंडुलम वाज, आप लोगों ने क्वेश्चन तो पढ़ लिया होगा, मैं क्या पढ़ूँ? तो आप लोग पढ़ लें, अगर नहीं पढ़ा है तो पॉज करके पढ़ें, मैं आपको ब्रीफ में बताता चलूँगा। ये कह रहा है कि जब लिफ्ट रेस्ट पे थी तो जो एंगुलर एम्पलीट्यूड है, यानी कि ये मैक्सिमम एंगल जो स्ट्रिंग वर्टिकल से बनाती है, इस थीटा की वैल्यू पाई/3 है। अब ऑल ऑफ सडन लिफ्ट इज गोइंग टू स्टार्ट विद g एक्सेलेरेशन in upward direction. Now what is the g effective? That is 2g हो जाएगा सीडो फोर्स की वजह से। अब पूछ रहा है कि अब क्या एम्पलीट्यूड होगा। तो बच्चों जब ये थीटा इज इक्वल टू पाई/3 था तो इसने कितनी पोटेंशियल एनर्जी सेव करी होगी? तो जो इसने पोटेंशियल एनर्जी सेव करी होगी वो कितनी होगी? लेट अस से दिस डिस्टेंस, अगर स्ट्रिंग की लेंथ l है पूरी, ये होगी l1 माइनस कॉस थीटा, एंड जो पोटेंशियल एनर्जी सेव होगी इसमें यू इनिशियल, वो होगी mgl 1 माइनस कॉस थीटा। अब क्या होगा? जैसे ही आपकी एक्सेलरेशन आया, जी इफेक्टिव चेंज हो गया, तो आपकी जो अगली पोजीशन पे पहुंचा, ये सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी नई पोटेंशियल एनर्जी में, जहां पर लेकिन जी की वैल्यू डिफरेंट है, वो हम लेंगे 2g। तो क्या हो जाएगा? और मान लीजिए फाई एंगल मैक्सिमम बनाता है, फाई, तो वहां पे हम बच्चों क्या लिखेंगे? एम जी की जगह 2g, डिस्प्लेसमेंट अगेन 1 माइनस कॉस फाई कह दिया मैंने, ये दोनों इक्वल होने चाहिए फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, देन एम जी एल 1 माइनस कॉस थीटा मस्ट बी इक्वल टू 2 एम जी एल 1 माइनस कॉस फाई। ये गया cos थीटा cos पाई/3, पाई/3 1/2, 1/2, and this is to 1 minus cos phi, and again from here cos phi is equal to 3/4 and phi is equal to cos inverse 3/4, and option C is correct. And very good question. Another good question. बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पूछा है, तो पहले याद करो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बी था क्या? अगर बी की वैल्यू याद आए तो ये आती है डीपी और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, दैट इज डीवी बाई वी। क्या लिख सकता हूँ इसे? माइनस ऑफ डीपी बाई डीवी एंड वी, ये लिख सकता हूँ। तो कैसे करूं मैं इस प्रॉब्लम को? ध्यान से देखते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं बच्चों PV इज इक्वल टू NRT, क्योंकि आइसोथर्मल की बात करिए, क्वेश्चन अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ लो एक बार, आप लोग क्वेश्चन देख लो अपने स्तर से पॉज करके स्क्रीन। PV इज इक्वल टू NRT और लॉग ले लिया दोनों तरफ, तो लॉग P लॉग V एंड लॉग NRT। डिफ्रेंशिएट कर दूं तो हो जाएगा dP अपॉन P प्लस dV अपॉन V इज इक्वल टू 0। और यहाँ से dP बाई dV की जो वैल्यू आएगी ये क्या आएगी? माइनस का P बाई V। इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, क्या मिलेगा? बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मिलेगा मुझे P। अब P कितना होगा? तो P यहाँ से देखिए P इज इक्वल टू होगा NRT बाई V, एंड N 32 ग्राम यानी कि 1 मोल की बात कर रहा है। 1 मोल R टेम्परेचर केल्विन में 400 हो जाएगा, वॉल्यूम साइड 1 है तो 1 मीटर क्यूब तो 1 हो जाएगा, तो P इज इक्वल टू 400 R हो गया, एंड दिस इज द आंसर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अनदर वेरी गुड प्रॉब्लम, ये मुझे प्रॉब्लम बहुत पसंद आई, थोड़ा सा ट्विस्ट है पर प्रॉब्लम नो डाउट बहुत अच्छी है। कह रहे कि व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्टील एंड कॉपर रॉड एट 0 डिग्री सेल्सियस, सो द लेंथ ऑफ स्टील रॉड इज 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द कॉपर। मतलब ये कह रहा है कि हमेशा किसी भी टेम्परेचर पे आपकी जो स्टील की रॉड है उसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर ज़्यादा रहे कॉपर से। मैंने कहा किसी टी टेम्परेचर पे जो लेंथ होगी स्टील की वो होगी LS0 1 प्लस अल्फा एस डेल्टा टी, ये बात हो गई। और कॉपर की होगी LC0 0 डिग्री सेल्सियस पे 1 प्लस अल्फा सी एंड डेल्टा टी, क्योंकि सेम टेम्परेचर चेंज होगा।
तो व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ देयर लेंथ? दैट इज एल एस नॉट माइनस एल सी नॉट प्लस डेल्टा टी कॉमन एल्फा एस एल एस नॉट माइनस एल्फा सी एल सी नॉट। देखिए किसी भी टेम्परेचर मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे भी 5 सेंटीमीटर का डिफरेंस रहे, तो यानी कि ये डिफरेंस है, ये भी लेंथ का डिफरेंस है, ये भी लेंथ का डिफरेंस है, जो हमेशा किसी भी टेम्परेचर सेम है, तो यानी कि ये कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से हमें समझ में आता है कि अल्फा एस एल एस नॉट इज इक्वल टू अल्फा सी एल सी नॉट। यहाँ से देख सकते हैं कि एल एस नॉट अपॉन एल सी नॉट इज इक्वल टू अल्फा सी अपॉन अल्फा एस। अब ये पूछ रहा है हमसे, देखिए ये भी गिवन है एल एस नॉट माइनस एल सी नॉट, अगेन 5 ही होगा, 5 सेंटीमीटर क्वेश्चन की कंडीशन है। एल एस नॉट एल सी नॉट को सब्सटीट्यूट कर दिया, तो ये हो जाएगा अल्फा एस सॉरी गाइस, तो ये हो जाएगा अल्फा एस अपॉन अल्फा सी इज इक्वल टू 5। जब इसे बच्चों सॉल्व करेंगे तो एल एस नॉट की जो वैल्यू आ रही है वो आएगी 17 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 6 विच इज 14.17, और आपकी तो एल सी नॉट क्या हो जाएगी? एल सी नॉट क्या हो जाएगी? 14.17 माइनस 5 दैट इज 9.17, दैट इज एल सी नॉट एंड एल एस नॉट इतना। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है और ये बहुत अच्छा सवाल था। अनदर गुड प्रॉब्लम, अच्छी प्रॉब्लम है पर है बेसिक, ज़्यादा ट्विस्ट नहीं है इस क्वेश्चन में। अ फ्लूइड हैविंग थर्मल कोफिशिएंट वॉल्यूम एक्सपेंशन इतना एंड आपको गामा दे रखा है वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो अगर मैं वॉल्यूम की लिखूं तो v इक्वल टू क्या लिखूंगा? v नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी, यही लिखूंगा बच्चों। अब देखिए वॉल्यूम बराबर क्या होता है? a इंटू एच, दैट इज द वॉल्यूम। तो नया वॉल्यूम क्या होगा? नया एरिया। अब बेस का एरिया हीट देने पे कंटेनर का चेंज हो गया होगा, तो नया एरिया और हाइट हमने मान ली कुछ है, तो ए एच बराबर ए नॉट एच नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी, और डेल्टा टी एक्चुअल में है क्या? डेल्टा थीटा। मैं थीटा कर दे रहा हूं इसको ताकि कोई आंसर से डेविएशन ना दिखे आपको। नई हाइट पूछिए, दैट इज ए नॉट बाई ए एच नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा, एंड ए इज इक्वल टू क्या होगा? ए नॉट 1 प्लस 2 अल्फा, क्योंकि आपका जो बीटा होता है एरियल एक्सपेंशन कोफिशिएंट वो ट्वाइस ऑफ लीनियर का होता है, तो 2 अल्फा डेल्टा थीटा। यहाँ पर ए नॉट बाई ए की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 1 अपॉन 2 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा थीटा एच नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा, and that is the new height h. So this is the basic problem and the answer A is correct. My favorite one, मुझे बहुत मज़ा आया इस प्रॉब्लम को करने में बच्चों। काफ़ी सोचना है, काफ़ी कुछ देखना है। देखिए क्या है क्वेश्चन को पढ़िए आप लोग एक बार। एक डायटोमिक गैस है, इसमें क्या करा, इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ाया। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हुआ, इसके जो मॉलिक्यूल्स थे टूट गए और अपने एटम्स में आ गए। पूरी गैस के अंदर नहीं हुआ, गैस के कुछ पोर्शन में हुआ। प्रेशर बढ़ गया, 6 टाइम्स हो गया। इंटरनल एनर्जी बढ़ गई जो कि प्रीवियस वैल्यू की 4.4 हो गई। पूछ रहा है कि टेम्परेचर कितना है, फैक्टर से इंक्रीज किया गया है। नाइस प्रॉब्लम, अच्छी है, काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम है। तो बेटा देखो पहला केस, मान लिया n मोल्स हैं गैस के, तो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, फर्स्ट इक्वेशन समझे हैं। अब मान लीजिए इस n मोल में n1 तो हमारे n1 और n2 है, और ये n2 जो मोल है ये टूट गए मोनो एटॉमिक में। तो मोनो एटॉमिक के कितने मोल्स हो जाएंगे? देखो एक मॉलिक्यूल डायटोमिक है, एक मॉलिक्यूल से 2 एटम निकले होंगे अलग अलग, तो मोनो एटॉमिक के हो गए 2n2, यानी कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे अब? n1 प्लस 2n2। तो अब मैं लगाऊं तो 6 पे 6 टाइम्स प्रेशर हो चुका है, n1 प्लस
2n2 r और टेम्परेचर T प्राइम है, तो दैट इज सेकेंड इक्वेशन। नाउ बच्चों आगे की बात करते हैं। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? दैट इज एन सी वी डेल्टा टी। एन सी वी कितना है? एक डायटोमिक गैस की बात है, तो 5/2 आर डेल्टा टी। यू इनिशियल ये हो गया, बहुत आसान बात थी। अब यू फाइनल वो कितना हो जाएगा? तो हमारे पास एक डायटोमिक गैस है जिसके N1 मोल्स हैं, तो इसके हो जाएगा N1 5/2 आर टी प्राइम टेम्परेचर। एक आपके पास मोनो एटॉमिक गैस है जिसके 2n2 मोल हैं, 2n2 3/2 Cp की Cv की वैल्यू T प्राइम। सो यू फाइनल इज इक्वल टू N1 5n1 प्लस 5/2n1 प्लस 3n2 एंड T प्राइम को हम कॉमन ले लें। सो यू फाइनल इज इक्वल टू 5/5n1 plus 6n2 by 2 T prime, and u final given a question में u final है 4.4 times of u initial, तो इसको रख देते हैं 5n1 plus 6n2 by 2 T prime is equal to 4.45। अच्छा यहाँ पे ना मेरे से r रह गया है, तो r लिख लीजिएगा प्यारे बच्चों। 5/2 r t सिंपल, 2 से 2 कैंसिल, एंड 5n1 r से r कैंसिल, 5n1 प्लस 6n2 इज इक्वल टू 22 t बाई टी प्राइम। देखिए अगर आप फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को डिवाइड करें तो क्या मिलेगा? यहां से मिलेगा 6n1 प्लस 2n2 डिवाइडेड बाई n। अच्छा यहाँ पर एक और चीज है, वो है n, यहाँ पे मिस हो गई मेरे से n, और यहां से भी एक रेशियो मिल जाएगा मुझे। इन दोनों को बच्चों में जब सॉल्व करूंगा तो मुझे क्या मिल रहा है? मुझे n1 और n2 की वैल्यू मिल रही है, एंड n1 इज इक्वल टू n2 इज इक्वल टू n/2 आ रही है। अब मैं ये n1 एंड n2 मैं पहले डिवीजन वाली जो पहले फर्स्ट टू इक्वेशन को डिवाइड किया था इसमें रख दूं तो क्या मिलेगा मुझे? यहाँ पे आएगा आपका t प्राइम अपॉन t। क्या मिलेगा अगर मैं रख दूं? मैं दोबारा लिख दे रहा हूं इसको, दैट इज 6 इज इक्वल टू n1 प्लस 2n2 डिवाइडेड बाई n t प्राइम अपॉन t। तो n1 आपका है n/2, 2n2 दैट इज अगेन n, एंड n t प्राइम बाई t। इसे सॉल्व करेंगे बेटा तो आ जाएगा ये 3n/2 n t प्राइम बाई t इज इक्वल टू 6 चल रहा है, और इसे और सॉल्व करेंगे तो t प्राइम बाई t इज इक्वल टू 4 एंड t प्राइम इज इक्वल टू 4t। सच अ नाइस क्वेश्चन बाई NTA। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो गुड, लेकिन बेसिक क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले ना यहाँ पे पढ़ लो, ओनली फोर्स एक्टिंग इट इज कंजर्वेटिव, तो कंजर्वेटिव फोर्स है तो सिस्टम की एनर्जी कंजर्व रहेगी, बस इस बात को याद रखना। एनर्जी में कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल बात करूं, पहले काइनेटिक एनर्जी की बात कर ले तो कितनी होगी? 1/2 mv², के इनिशियल की बात कर रहा हूं मैं। 1/2 m की वैल्यू कितनी है? 2 kg। v की वैल्यू कितनी है? 4√5 का स्क्वायर। 2 से 2 उड़ा दीजिए, 1680 आ गई आपकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। जब ऑब्जेक्ट ओरिजिन पे है, रेस्ट पे है स्टार्टिंग में, तो x की वैल्यू 0 है, तो उस समय पोटेंशियल एनर्जी 15 हो गई और सिस्टम की टोटल एनर्जी आपकी 95 आ जाती है। अब मैं आज बच्चों बात करता हूं फाइनल एनर्जी की। तो फाइनल एनर्जी तब चाहिए जब हमारा फोर्स मिनिमम हो। फोर्स को मिनिमम करना है तो पहले फोर्स निकालना भी पड़ेगा, तो कंजर्वेटिव फोर्स बराबर क्या होता है? F इज इक्वल टू माइनस d/dx, माइनस ऑफ, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए u का,
तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 6x² माइनस 15 का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कर देंगे, दैट इज 3x² माइनस 12x। फिर आपका फोर्स मिल गया, दिस इज द फोर्स, देन df/dx इज इक्वल टू 6x माइनस 12 d2f ओवर dx स्क्वायर, दैट इज 6 एंड पॉजिटिव है। अब मैं इसे जीरो रखूंगा मिनिमम फोर्स के लिए, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 2 और पॉजिटिव है तो यहाँ पे फोर्स मिनिमम होगा x इज इक्वल टू 2 पर। तो x इज इक्वल टू 2 पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, x इज इक्वल टू 2 पर पोटेंशियल एनर्जी होगी -8 2 का क्यूब प्लस 24 प्लस 15 एंड इट इज 31। अब E इनिशियल 95 एंड E फाइनल क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल जो कि 31 है। तो काइनेटिक एनर्जी बच्चों कितनी आ गई, 95 माइनस 31 दैट इज 64। आई थिंक यस इट इज करेक्ट एंड दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर 64, एम इज 2 kg, तो m से m चला गया एंड v इज इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड एंड इट इज द आंसर। सो दिस इज द आंसर 8 मीटर पर सेकेंड। So these are the key concept and these are the very good questions asked by NTA। अगले टेस्ट में मिलेंगे आप लोगों को। अगर आपको मेरी वीडियोस कंसेप्ट समझ में आते हैं अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कहीं कोई और ट्रिक आपको लगती है कि सर इससे और आसान हो सकता है, मुझे भी बताएं। आपको कुछ और विशेष जानना है तो प्लीज़ कमेंट में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ कमेंट करें।